और आज की बातचीत का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होगा। हम ये भी देखेंगे कि इन आइडियाज को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। अच्छा, पर शुरू करने से पहले मेरे मन में एक सवाल है। ये अल्फा शब्द आजकल इसका बहुत इस्तेमाल होता है और कभी-कभी इसका मतलब थोड़ा दबंग या आक्रामक समझा जाता है। क्या स्रोत भी इसे इसी तरह से देखता है या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इस बात को बिल्कुल साफ करता है। यहाँ अल्फा का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है या उन्हें नीचा दिखाना नहीं। इसका मतलब है अपनी दुनिया, अपनी सोच और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। ये बाहरी दबदबे के बारे में नहीं है, ये अंदरूनी महारत के बारे में है, जिसे इंटरनल मास्टरी कहते हैं। ओके, ये समझना बहुत जरूरी था। तो मतलब ये अंदर की बात है। ठीक है, तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत एक बहुत दमदार सवाल से होती है। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में कभी भी असली कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाए, अगर डर हमेशा तुम्हारे फैसले रोकता रहा, तो क्या तुम सच में वो इंसान बन सकते हो जो अपनी दुनिया का बॉस बने? मुझे लगता है यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आत्मविश्वास। स्रोत करता है कि ये कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है। तो फिर ये आता कहां से? यहाँ एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है। स्रोत इसे डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस कहता है। डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस? हाँ, यानी एक सोचा समझा जानबूझकर बनाया गया आत्मविश्वास। और ये सिर्फ आत्मविश्वास दिखाने का नाटक करना नहीं है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। तो ये डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस और वो जो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि सुनने में तो ये एक जैसा ही लगता है। नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फेक इट बाहर से शुरू होता है, आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं, आवाज ऊंची करते हैं। लेकिन डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस अंदर से शुरू होता है। ये अपनी कमजोरियों को जानने, उन्हें स्वीकार करने और फिर उन्हें ठीक करने की एक सोची समझी रणनीति है। ये दिखावा नहीं है, ये तैयारी है। अच्छा, तैयारी। हाँ, किताब इस बात पे जोर देती है कि अहंकार जो है वो असुरक्षित लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि असली आत्मविश्वास को दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो खामोशी से अपना असर दिखाता है। वाह, ये एक बेहतरीन फर्क है, तैयारी, दिखावा नहीं। तो फिर इस अंदरूनी आत्मविश्वास को बनाने का तरीका क्या है? कोई प्रैक्टिकल रास्ता बताया है? हाँ, और वो रास्ता आसान नहीं है। ये अपने अंदर के शक, अपनी असुरक्षा और अपनी पुरानी असफलताओं का सामना करने से शुरू होता है। किताब में लेखक अपना ही एक किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर बोलना शुरू किया तो वो इतना घबराए हुए थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। वो अपने ही शब्द भूल गए। लोग हंसे भी, लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक और छोटी सी स्पीच की तैयारी शुरू कर दी। उनका कहना है कि आत्मविश्वास सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आता, बल्कि जानबूझकर असफलताओं का सामना करने और उनसे सीखने से आता है। मतलब हर असफलता ने उनके डर को थोड़ा थोड़ा कम किया और उन्हें अंदर से मजबूत बनाया। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमें उन चीजों से भागना नहीं है जो हमें डराती हैं, बल्कि उन्हीं की तरफ जाना है। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल, और ये अंदरूनी काम फिर बाहर भी दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके पोस्चर में, आपके आई कांटेक्ट में। लेकिन स्रोत साफ कहता है कि अगर अंदर से मजबूती नहीं है तो बाहरी दिखावा ज्यादा देर तक काम नहीं करता। सही है। इसके लिए आत्म जागरूकता, यानी अपनी कमजोरियों को जानना और उन्हें अपनी ग्रोथ का ईंधन बनाना, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही रोजमर्रा के नियम जैसे फिटनेस, ग्रूमिंग, अच्छी नींद, ये सीधे तौर पर इस अंदरूनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला कदम है एक मजबूत नींव बनाना, यानी आत्मविश्वास। लेकिन एक मजबूत गाड़ी बिना मंजिल के कहीं नहीं पहुंचती, है ना? तो अब सवाल यह है कि इस आत्मविश्वास को किस दिशा में ले जाया जाए। यहीं पर वो बड़े सपनों और महत्वाकांक्षा की बात आती है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आत्मविश्वास के बाद अगला बड़ा विचार है बहुत बड़ा सोचना, जिसे स्रोत मैसिव थिंकिंग कहता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे एक अच्छी नौकरी और थोड़ा पैसा चाहिए। ये सोच आपको कभी औसत से ऊपर नहीं उठने देगी। मैसिव थिंकिंग का मतलब है ऐसे लक्ष्य बनाना जो शायद आज आपको नामुमकिन लगे। लेकिन सिर्फ एक विजन रख लेना ही तो काफी नहीं होता। कई लोग सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, पर पहला कदम ही नहीं उठा पाते। क्या स्रोत इस एक्शन वाले हिस्से पर कुछ कहता है? बिल्कुल, और यहीं पर इस माइंडसेट का सार छिपा है। किताब मैसिव थिंकिंग और मैसिव एक्शन के संतुलन पर बहुत जोर देती है। विजन आपका नक्शा है, लेकिन एक्शन आपका इंजन है।
एक के बिना दूसरा बेकार है। सही। महत्वाकांक्षा एक अंदर की आग है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब बाकी लोग सो रहे हों या पार्टी कर रहे हों। ये चुनौतियों को मौकों में बदल देती है। किताब में एक बहुत कड़वी सच्चाई भी बताई गई है कि 90% लोग बाहरी खतरों के बिना ही खुद अपने सपनों को मार देते हैं, अपनी ही सोच और अपने ही डर से। इससे बचने का रास्ता क्या है? इसका रास्ता है एक क्रिस्टल क्लियर विजन रखना। ये एक अंदरूनी मैप की तरह है जो आपके हर छोटे बड़े फैसले और एक्शन को दिशा देता है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप उन लोगों और उन चीजों को अपने जिंदगी से निकाल देते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। और असफलता का क्या? जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो असफलता का डर तो स्वाभाविक है ना? बिल्कुल। लेकिन इस माइंडसेट में असफलता अंत नहीं है, ये एक डेटा पॉइंट है, एक ऐसा अनुभव है जो आपको बेहतर बनाता है, आपको रिफाइन करता है। तो जब दूसरे लोग आपकी बड़ी सोच पर हंसें या आलोचना करें तब क्या? क्योंकि ऐसा तो होता ही है। यहाँ लेखक का तर्क ये है कि अल्फा माइंडसेट बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं रहता। जब लोग आलोचना करते हैं तो ये माइंडसेट पीछे हटने के बजाय और ज्यादा फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ कह सकते अटैक करता है। उसे पता होता है कि उसका विजन दूसरों की राय से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है। जब हम बड़े सपनों की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा साथ आती है, डर। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अनजान का डर। ये स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि कोई भी अल्फा माइंडसेट इस डर को समझे बिना अधूरा है। स्रोत इसे कैसे हैंडल करने को कहता है? ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। स्रोत कहता है कि डर तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये व्हाट इफ का खेल हमारे दिमाग को जैसे पंगु बना देता है। अल्फा माइंडसेट इस ओवरथिंकिंग को तुरंत काट देता है और एक्शन को प्राथमिकता देता है, क्योंकि एक्शन ही डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्शन डर के शोर को बंद कर देता है। तैयारी और अनुभव, ये सुनने में तो सही लगता है, पर असल जिंदगी में जब डर हावी होता है तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। क्या स्रोत इस गैप को भरने के लिए कोई मानसिक ट्रिक या टूल बताता है? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ तैयारी काफी नहीं है, आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला है एक्सपोजर। एक्सपोजर? हाँ, यानी धीरे धीरे जानबूझकर खुद को उन असहज स्थितियों में डालना जिनसे आप डरते हैं। अगर सोशल एंजाइटी है तो जानबूझकर छोटी छोटी बातचीत शुरू करें। यह आपके दिमाग और शरीर को कंडीशन करता है कि डर सामान्य है, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। सेफ जोन में रहकर कभी ग्रोथ नहीं होती। और सोच को बदलने के बारे में भी कुछ कहा गया है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, इसे मेंटल फ्रेमिंग कहा गया है। ये सबसे शक्तिशाली टूल है। डर को एक नेगेटिव चीज, एक दुश्मन समझने के बजाय उसे एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखना। अच्छा। डर का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर हैं जहां असली ग्रोथ होती है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो डर आपको रोकने की जगह मोटिवेट करने लगता है। इसके साथ ही विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक रूप से मुश्किल हालात की कल्पना करना और खुद को शांति से उसे संभालते हुए देखना, ये भी एक मजबूत तकनीक है। अंत में निचोड़ यही है कि डर आपका मालिक नहीं बल्कि आपका नौकर होना चाहिए। आप उसे बताते हैं कि कब आना है और कब जाना है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर काम किया, आत्मविश्वास बनाया, बड़े लक्ष्य तय किए और डर को काबू करना सीखा। अब ये सब दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? मतलब हमने अपने अंदर की दुनिया को तो साध लिया, पर बाहरी दुनिया का क्या? आखिरी हिस्सा रिश्तों के बारे में है और स्रोत की एक लाइन ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हर दोस्त, हर पार्टनर तुम्हारे अंदर के वाइब का रिफ्लेक्शन है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार टॉक्सिक या गलत लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रही हैं, तो शायद दूसरों को दोष देने से पहले आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हो सकता है आपके अंदर कोई असुरक्षा या कमी हो जिसे वे लोग भुना रहे हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने का पहला नियम है आत्मजागरूकता, अपने ट्रिगर्स को जानना, अपनी वैल्यूज को समझना। किताब कहती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार या दोस्ती नहीं बल्कि 3 स्तंभों पर टिके होते हैं: आपसी सम्मान, विश्वास और निरंतरता। अगर ये 3 नहीं है तो बाकी सब एक भ्रम है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की भी बात है। स्रोत कहता है जो ज्यादा रिएक्ट करता है वो कमजोर दिखता है,
लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक सवाल है, क्या हर बार शांत रहना सही है? कभी कभी अपनी बात मजबूती से रखना या गुस्सा दिखाना भी तो जरूरी हो सकता है, ताकि कोई आपका फायदा ना उठाए। ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप डोरमैट बन जाएं। इसका मतलब है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क समझना। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड? हाँ, रिएक्शन बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर होता है। रिस्पॉन्स सोचा समझा, शांत और नियंत्रित होता है। जो शांति से स्थिति को संभालता है वो ज्यादा मजबूत दिखता है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि डीप लिसनिंग है, यानी सामने वाले को सच में सुनना और समझना, जो कि 90% लोग नजरअंदाज करते हैं। सही बात है। अपनी जरूरतें और अपनी सीमाएं साफ साफ बिना किसी अपराध बोध के बताना, ये स्वार्थ नहीं है। स्रोत के शब्दों में यही असली अल्फा एनर्जी है। मतलब रिश्तों में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स तय करने हैं। बिल्कुल। जो लोग जरूरतमंद या हताश दिखते हैं, उनका अक्सर फायदा उठाया जाता है, सम्मान मांगा नहीं जाता। ये आपके व्यवहार, आपके आत्ममूल्य और आपकी सीमाओं से कमाया जाता है। किताब का एक मुख्य संदेश है इमोशनली आजाद रहना। इमोशनली आजाद रहना? हाँ, अपने लक्ष्य, अपने मिशन पर फोकस करें और अपनी खुशी को किसी रिश्ते पर निर्भर ना बनाएं। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करती हैं। तो आज हमने आत्मविश्वास की नींव बनाने से लेकर बड़े सपने देखने, डर को एक हथियार बनाने और रिश्तों को मजबूत करने तक का एक पूरा सफर तय किया। अगर सब कुछ एक लाइन में समेटना हो तो स्रोत का सबसे बड़ा संदेश यही लगता है मुझे, माइंडसेट ही डेस्टिनी है। शक्ति और आजादी बाहर नहीं, आपके अंदर है। कोई भी स्थिति या इंसान आपको तब तक कमजोर नहीं बना सकता जब तक आपका माइंडसेट इसकी इजाजत ना दे। और ये याद रखना जरूरी है कि ये किताब या ये चर्चा सिर्फ एक रोड मैप है। असली काम इसे सुनने के बाद शुरू होता है। रोज का अनुशासन, निडर होकर एक्शन लेना और लगातार खुद को सुधारते रहना ही आपको औसत से अलग बनाएगा। ज्ञान से ज्यादा एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, ज्ञान जरूरी है लेकिन एक्शन उससे कई ज्यादा जरूरी है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अल्फा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझ के जानबूझकर काम करता है। तो आज वो कौन सा एक छोटा जानबूझकर लिया गया एक्शन हो सकता है जो सुविधा के बजाय साहस को चुने? और इस तरह के और गहरे विश्लेषण के लिए आप बुक शेल्फ टॉक्स YouTube चैनल को जरूर देख सकती हैं। अगली बार तक सोचते रहिए,